अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर 11 का ये लेक्चर नंबर 22 जिसमें हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की डेरिवेशन को सीखना है। स्टूडेंट्स, ये इंतहाई आसान मगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगाज़ में हम ये जान लेते हैं कि कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें किन चीज़ों को कंसिडर करना है। ज़ाहिर है हमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ज़रूरत है जिसको एक वोल्टेज सोर्स V के साथ कनेक्ट करना है, यानी बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। जैसे ही कनेक्ट किया, स्विच ऑन किया, तो जो कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स के ऊपर चार्जेस जमा होना शुरू हो जाएंगे। चार्जेस का नंबर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये प्रोसेस कब तक चलेगा, यानी चार्जेस का नंबर कब तक बढ़ता रहेगा प्लेट्स के ऊपर, या कब तक डिपॉजिट होते रहेंगे, कब तक स्टोर होते रहेंगे। ये तब तक चलता रहेगा जब तक जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स का भी पोटेंशियल डिफरेंस V नहीं बन जाता। देखो, बैटरी का तो पोटेंशियल डिफरेंस V है ना, लेकिन प्लेट्स का तो नहीं था। तो प्लेट्स के ऊपर जो चार्जेस हैं वो चार्जेस जमा हो रहे हैं, तो मींस वहाँ उनका अब जो चार्जेस जमा होने से प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो डेवलप हो रहा है। तो जब तक प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस V डेवलप होते होते सोर्स के बराबर नहीं हो जाता, बैटरी के बराबर नहीं हो जाता, तब तक चार्जेस जो हैं वो प्लेट्स के ऊपर बढ़ते रहेंगे। और जब दोनों तरफ जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस तो V है और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V, चलो यहाँ पे B लगा देते हैं बैटरी का। और अगर प्लेट्स का भी या कैपेसिटर का भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अगर V हो जाता है, तो तब चार्जेस का जो फ्लो है वो एक तरह से रुक जाएगा, क्योंकि चार्जेस जो फ्लो करते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान में, और दो चीज़ों का, दो पॉइंट्स का, दो कनेक्टेड पॉइंट्स का, दो कनेक्टेड चीज़ों का जब पोटेंशियल डिफरेंस ही बराबर हो गया तो फिर फर्दर जो चार्जेस हैं वो डिपॉजिट नहीं होंगे, उनका नंबर इंक्रीज नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा कि जो चार्जेस हैं वो कैपेसिटर प्लेट्स के ऊपर इंक्रीज होंगे टिल तब तक जब तक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्लेट्स का भी बिल्ड होकर V नहीं हो जाता, तब तक ये नंबर बढ़ता रहेगा चार्जेस का। अब दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट के ऊपर जो टोटल चार्ज आ रहा है उसको प्लस Q हम कहेंगे, और नेगेटिव चार्ज पे, नेगेटिव प्लेट पे जो चार्ज आ रहा है वो नेगेटिव Q माइनस Q कहलाएगा। और जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ प्लेट्स का वो V कहलाएगा। इसी तरह से अब जारी बात है, जो एक प्लेट है उसके ऊपर चार्ज आ गया है, तो प्लेट का एरिया भी है, तो उस चार्ज को एरिया से डिवाइड कर दें तो वो सरफेस चार्ज डेंसिटी बन जाती है, सिग्मा इक्वल्स टू Q ओवर A सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये आगे बच्चे, तो अब ये साथ पे आपको डायग्राम भी बनानी है, वही जो पिछले लेक्चर में हमने देखी थी, सिंपल सी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डायग्राम, जिसमें कि बैटरी है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एक प्लेट, नेगेटिव टर्मिनल के साथ नेगेटिव दूसरी प्लेट, और बीच में जो सेपरेशन है दो कैपेसिटर्स के दरम्यान में सेपरेशन D है, दो प्लेट्स की सेपरेशन D। ये सारी चीज़ें हमने मेंशन कर ली, ये सारा डाटा हमने डिफाइन कर लिया कि D क्या है, प्लस Q क्या है, माइनस Q क्या है, V किसका क्या है। ये सारी चीज़ें डिफाइन हो गई, कंसिडर हो गई। अब हम डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के लिए हम दो डेरिवेशंस करेंगे, दो फार्मूले निकालेंगे। एक वो फार्मूला होगा कि जिस सूरत में दो प्लेट्स के दरमियान में वैक्यूम मौजूद है या एयर मौजूद है, दोनों का एक ही फार्मूला बनेगा। रीज़न, क्योंकि दोनों की जो परमिटिविटी है वो तकरीबन बराबर ही है, इसलिए वैक्यूम और एयर की एक साथ ही बात होती है। तो इन केस ऑफ वैक्यूम और एयर, पहली हमारी डेरिवेशन होगी, और फिर दूसरी डेरिवेशन होगी अगर दो प्लेट्स के दरमियान में एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस जो है वो क्या बनेगी। तो फिर दो डेरिवेशंस हमारी, तो पहली डेरिवेशन इन केस ऑफ वैक्यूम और एयर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो स्टूडेंट्स, हमने एक टॉपिक पढ़ा था लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर्स में, वो था पोटेंशियल ग्रेडियंट का।
अगर आप पोटेंशियल ग्रेडियंट का टॉपिक रिकॉल करें तो वहाँ आपने सीखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है वो इक्वल है माइनस इंटू डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। अब वहाँ पे जो डेल्टा वी है ऊपर न्यूमिनेटर में ये पोटेंशियल डिफरेंस है और डेल्टा आर जो है ये सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है और माइनस का साइन जो है ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो डेल्टा का साइन हम हटा सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, v बाय आर कर सकते हैं और r जो कि डिस्टेंस है तो यहाँ पे हम डिस्टेंस को d से रिप्लेस कर रहे हैं तो ये v बाय डी होगा। जहाँ तक बात माइनस के साइन की है तो माइनस का साइन चूँकि डायरेक्शन को इंडिकेट करता है तो हम अगर डायरेक्शन का रेफरेंस नहीं देना चाहते तो हम माइनस को हटा सकते हैं, इसकी फिर ज़रूरत नहीं है अगर डायरेक्शन को बीच में शामिल नहीं करना चाहते। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में, एमसीक्यूज़ में, असाइनमेंट्स में आप देखोगे कि सिंपल जो फार्मूला है v बाई डी वो इस्तेमाल होगा और माइनस की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो डेरिवेशन की हद तक तो ठीक है, माइनस लगाना होता है, वहाँ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि क्या माइनस किस चीज़ को इंडिकेट करता है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए आपको माइनस नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट्स वो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला है वो हमने लिख लिया, E इज़ इक्वल टू वी बाई टी, इसको इक्वेशन ए हम कह देते हैं। फिर हमने गाज़स लॉ पढ़ा और गाज़स लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ी। गाज़स लॉ की एक एप्लीकेशन ये थी कि हमने गाज़स लॉ को इस्तेमाल करते हुए जो पैरेलल प्लेट्स हैं इनके दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको कैलकुलेट किया था और एक फार्मूला बना था उस केस में कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी E डॉट ए है पैरेलल प्लेट्स के केस में वो इक्वल है जनाब Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमने फार्मूला वहाँ पे लिखा। अब ये प्रीवियस टॉपिक्स में हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से अगर हम A राइट हैंड साइड पे लाएं तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और ये वाला फार्मूला जो है वो बन जाएगा E इक्वल्स टू Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू A। तो ये गाज़स लॉ की जो एप्लीकेशन थी वहाँ से हमने गाज़स लॉ की एप्लीकेशन, और वो एप्लीकेशन किस में है, E बिटवीन द प्लेट्स, तो वहाँ से ये फार्मूला हमने लिया E इक्वल्स टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट A और इसको इक्वेशन B कह दिया। अब इक्वेशन A और इक्वेशन B को अगर आप कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होने से राइट हैंड साइड्स जो हैं वो भी इक्वल हो जाएंगी। तो आप दोनों राइट हैंड साइड्स को इक्वल कर दें। यहाँ पे ये मैं बताता जाऊँ बच्चे कि आपकी बुक में जो डेरिवेशन का आगाज़ लिया है उसने थोड़ा सा डिफरेंट लिया है, तो वो आगाज़ जो उसने बुक पे लिया है वो ज़रूरी नहीं है और वो खाम में आपको तंग करता है, कंफ्यूज करता है और वो डेरिवेशन के लिए डायरेक्ट हमें चाहिए भी नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है। तो हमने सादा अंदाज से अपनी डेरिवेशन जो है वो शुरू की, पोटेंशियल ग्रेडियंट से फार्मूला लिया और गाज़स लॉ की एक एप्लीकेशन से फार्मूला लिया, दो इक्वेशंस बनाई, दोनों को कंपेयर किया तो राइट हैंड साइड्स उनकी इक्वल आ गई। अब राइट हैंड साइड्स में और लेफ्ट हैंड साइड जब दोनों की इक्वल कर ली इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद, तो यहाँ से हम बात आगे बढ़ाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे जो Q है उसको सेपरेट करना है हमने, तो जो डिनोमिनेटर है उसको राइट हैंड साइड पे लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमिनेटर बन जाएगा, तो उसको राइट हैंड साइड पे ला के मल्टीप्लाई किया यानी डिनोमिनेटर से राइट हैंड साइड पे आके वो न्यूमिनेटर बन गया, Q एक तरफ हो गया। अब जो कैपेसिटेंस का फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर में सीखा, जनरल फार्मूला जो है वो कैपेसिटेंस का किसी भी कैपेसिटर के लिए वो क्या है, वो है जी C इज़ इक्वल टू Q ओवर V। ये जनरल फार्मूला है किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का, C इक्वल्स टू Q ओवर V। अब चूँकि हमने केस ये लिया है कि पहले केस में दो प्लेट्स के दरमियान में वैक्यूम है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, C के नीचे एक सबस्क्रिप्ट लगा देनी है जो वैक्यूम को इंडिकेट करेगी। तो VAC वैक वैक्यूम को इंडिकेट करता है, तो C वैक यानी वो कैपेसिटेंस जब वैक्यूम मौजूद है दो प्लेट्स में। राइट हैंड साइड वही रहेगी, बस लेफ्ट हैंड साइड में नीचे वैक लगाया। अब राइट हैंड साइड पे न्यूमिनेटर में Q मौजूद है और इस Q को हम अलग से ऊपर निकाल चुके हैं, ये आप देखें तो Q को हम चूँकि निकाल चुके तो उस Q की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर देनी है। तो Q की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करो तो जहाँ न्यूमिनेटर में Q लिखा था वहाँ उसकी अब वैल्यू आ चुकी। आप इसको सिंप्लीफाई करें तो न्यूमिनेटर में एक V मौजूद
डिनोमिनेटर में एक v मौजूद, तो ये डिनोमिनेटर का v न्यूमिनेटर के v के साथ कैंसिल हो जाएगा और पीछे जो पार्ट बच गया है वो एप्सिलॉन नॉट a ओवर d है, उसी को आप नीचे जो है वो लिख लें। तो एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई d इज इक्वल टू c वैक। तो ये हमारे पास वैक्यूम के केस में जो कैपेसिटेंस निकलती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, वो हमने डिराइव कर ली। यहाँ तो कोई मुश्किल नहीं, सिंपल सा आसान सा दो इक्वेशंस बना ली, उनका कंपैरिजन और आगे सिंपल से दो स्टेप में आपको ये फाइनल इक्वेशन मिल जाती है। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं, उनमें एक डाई इलेक्ट्रिक जो है वो प्लेस कर दिया है। अब जो डाई इलेक्ट्रिक प्लेस किया है इसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन और है, जनरल हम ले रहे हैं, यानी कोई नंबर तो नहीं लिया ना, एप्सिलॉन और जनरल हमने एक उसकी रिप्रेजेंटेशन ली है, ना तो हम किसी स्पेसिफिक डाई इलेक्ट्रिक का जिक्र कर रहे हैं और ना ही उसकी रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ पे आई है। तो जनरल जिक्र है, जनरल नेम है डाई इलेक्ट्रिक, तो रिप्रेजेंटेशन भी जनरल रहेगी एप्सिलॉन और। तो डाई इलेक्ट्रिक जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी लेट्स से एप्सिलॉन और है, वो इंसर्ट किया है बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। इससे क्या हुआ, जैसे ही हमने वैक्यूम की जगह डाई इलेक्ट्रिक प्लेस किया स्टूडेंट्स, तो जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है कैपेसिटर की, यानी उसकी कैपेसिटेंस वो इन्हेंस हो गई है, बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है डाई इलेक्ट्रिक के आने से। जो कैपेसिटर था उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। अब हमें ये अगर चेक करना है कि बढ़ने के बाद अब नई वैल्यू क्या बनी है, तो पहले हमें ये देखना होगा कि पहले वाली वैल्यू कौन सी थी। वैक्यूम के केस में वो हम कैलकुलेट कर चुके, इजाफा कितना हुआ, तो जितना इजाफा हुआ है वो, जितना इंक्रीज हुआ है वो, और पहले वाली वैल्यू, उन दोनों को मिलाकर फिर हम देख सकते हैं कि ढूंढ सकते हैं कि नई वैल्यू जो है वो क्या बनेगी। तो डाई इलेक्ट्रिक के आने से जो कैपेसिटेंस बढ़ रही है, मैं वजह भी बताऊंगा क्यों बढ़ रही है, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करें। तो डाई इलेक्ट्रिक के आने से जो कैपेसिटेंस बढ़ी है वो अब निकालनी है। उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि इनिशियल कैपेसिटेंस कितनी है। तो इनिशियल कैपेसिटेंस जो है वो वैक्यूम उस वक्त था, तो वो कैपेसिटेंस सी वैक थी, लेट से उसको हम सी वैक कह देते हैं, या राइट हैंड साइड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम सी वैक कह देते हैं। ये इनिशियल कैपेसिटेंस थी इन केस ऑफ वैक्यूम। अब बढ़ कितनी गई है, बढ़ गई है भाई एप्सिलॉन और टाइम्स जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो गई। अगर आप देखो तो हमने बात की थी कि जो डाई इलेक्ट्रिक प्लेस किया है उस डाई इलेक्ट्रिक की रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो एप्सिलॉन और है। उस रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन और के आने से जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की वो एप्सिलॉन और टाइम्स बढ़ गई है। जब टाइम्स का वर्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आता है ना, तो उसका मतलब है मल्टीप्लाई करना, और टाइम्स यानी मल्टीप्लाई किससे करना है, जितने टाइम्स बढ़ी है, तो एप्सिलॉन और टाइम्स बढ़ी तो इनटू एप्सिलॉन आर। 2 टाइम्स बढ़ी होती तो 2 से मल्टीप्लाई करते, 5 टाइम्स बढ़ी होती तो 5 से मल्टीप्लाई करते। एप्सिलॉन और टाइम्स इंक्रीज हुई है कैपेसिटेंस, तो इनिशियल वैल्यू को एप्सिलॉन और टाइम्स के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तो नई वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है। अब एक चीज़ पीछे रह गई है बच्चे, कि इसकी रीज़न हमने ढूंढनी है, तलाश करनी है कि ये जो डाई इलेक्ट्रिक के आने से जो कैपेसिटेंस बढ़ी है इसकी वजह क्या है। तो ये इसके लिए आपको फार्मूला जो है वो देखना है कैपेसिटेंस का जो फार्मूला है, जनरल फार्मूला किसी भी कैपेसिटर के लिए, वो है जी C इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई V। तो यहाँ पे अगर आप C और V का रिलेशनशिप देखो ना, C और V का रिलेशनशिप, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि V जो है वो डिनोमिनेटर में मौजूद है और डिनोमिनेटर वाला जो फैक्टर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि C इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये लिख लिया। अब एक और फैक्टर जो है वो हमें तलाश करना है, और वो फैक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। वो भी हमने सीख रखा है, यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ, जो शुरू में इसी लेक्चर के शुरू में एक फार्मूला हमने लिया था, अगर आपको याद हो,
कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फार्मूला है वो हमें रिलेशनशिप देता है ई और वी का। तो उसमें हमने लिखा था ई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई डी, वी डिवाइड बाई डी। तो यहाँ पे देखो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई के। कैसे मुझे पता चला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी? मुझे ऐसे पता चला, मैं देख रहा हूँ कि वी न्यूमिनेटर में है और न्यूमिनेटर वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो बच्चे जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब इन सारी बातों को जोड़ते हैं, मिलाते हैं। आपने दो प्लेट्स के दरमियान में क्या रख दिया है? दो प्लेट्स के दरमियान में एक डाई इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया है। तो दो प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड ई तो मौजूद था, तो डाई इलेक्ट्रिक के आ जाने से वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो वीक हुआ है। ये तो सिंपल सी बात है, हमने पीछे पढ़ रखा है कि दो चार्जेस जो हैं अगर उनके दरमियान में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो अगर उसके दरमियान में उस इलेक्ट्रिक उन दो चार्जेस के दरमियान में जो सेपरेशन है वहाँ कोई आप मटेरियल प्लेस कर देते हो, कोई चीज़ दरमियान में लेके आ जाते हो, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होने का मतलब है ई कम होना। अगर ई कम हो गया तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, ई के कम होने से वी कम हो जाएगा बच्चे, और वी जो है ये कंट्रोल कर रहा है या ये देख रहा है सी को, तो वी के कम होने से, वी के कम होने से सी बढ़ गया, क्योंकि सी और वी का रिलेशनशिप जो है वो क्या है बच्चे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब रिपीट करो इस चीज़ को, दोबारा से देखो। दो चीज़ों को हमने रिलेट करना है। पहले हमने बात करनी है ई और वी की, फिर वी और सी की। तो जैसे ही दो प्लेट्स के दरम्यान में एक डाई इलेक्ट्रिक प्लेस किया, एक मीडियम प्लेस किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वीक। इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होने का मतलब है ई जो है उसकी वैल्यू कम हो गई। ई की वैल्यू कम होने से वी की वैल्यू कम हो गई, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वी कम हो गया। अब वी का सी के साथ रिलेशनशिप देखो तो इन्वर्स है, तो वी की वैल्यू चूंकि डाई इलेक्ट्रिक के आने से कम हुई है तो इससे कैपेसिटेंस जो है वो सी बढ़ गई। यही तो हमने बात की कि जब एक डाई इलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं तो जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब आप नोट्स में यही रीज़न देख सकते हो जो दो मरतबा मैंने आपके लिए एक्सप्लेन की, कि जब कोई इंसुलेटिंग मटेरियल यानी डाई इलेक्ट्रिक वो प्लेट्स के दरमियान में प्लेस करते हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज़ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डिक्रीज़ होने से पोटेंशियल डिफरेंस वी डिक्रीज़ होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस वी चूँकि कैपेसिटेंस उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी के डिक्रीज़ होने से जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, कैपेसिटेंस में इजाफा हो जाएगा। तो आपको लॉजिक भी बता दी। अब कितने टाइम्स इजाफा होता है, कितने टाइम्स इंक्रीज़ आता है कैपेसिटेंस में, वो जितनी रिलेटिव परमिटिविटी है डाई इलेक्ट्रिक की। अगर डाई इलेक्ट्रिक की रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन और है तो जो कैपेसिटेंस है उसमें एप्सिलॉन और टाइम्स इजाफा हो जाएगा। तो अब कुछ रिलेशनशिप यूं बन गया बच्चे, सी मीडियम इक्वल्स टू एप्सिलॉन और इनटू सी वैक। अब सी मीडियम क्या है? सी एक कैपेसिटेंस है उस केस में कि जब हमने मीडियम प्लेस कर दिया, डाई इलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया। अब वो कैसे निकलेगी? वो ऐसे निकलेगी कि वैक्यूम के केस में जितनी कैपेसिटेंस थी अब उसको एप्सिलॉन और से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि बीच में डाई इलेक्ट्रिक आ गया, मीडियम आ गया, तो एप्सिलॉन और के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई कैपेसिटेंस मिल रही है वो मीडियम के साथ कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो सी वैक की वैल्यू हम ऊपर से यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जो निकाली एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी, तो ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, पुट कर दी। अगले स्टेप में क्या करो कि एप्सिलॉन और को यहाँ पे ला के इसके साथ मिला के लिख दो, तो ये आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा जी सी मीडियम इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और ए ओवर डी। ये है जी कैपेसिटेंस उस केस में कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स में एक मीडियम मौजूद है, इंसुलेटर मीडियम मौजूद है, एक डाई इलेक्ट्रिक मौजूद। यहाँ पे डेरिवेशन तो हो गई है मुकम्मल, लेकिन डेरिवेशन जो मुकम्मल हुई है वो कैपेसिटेंस की मुकम्मल हुई है।
हम जो है यहाँ से अगर गौर करें तो एक और चीज़ जो है वो निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो दो तरह की कैपेसिटेंस हमने निकाली ना, एक सी वैक और एक सी मीडियम। इन दोनों की अगर रेशो हम बनाएं तो वो रेशो बनाएं तो क्या रेशो क्या कहती है, ज़रा वो बना के देखते हैं। तो ऊपर जो सी वैक वाली थी उस इक्वेशन को हमने इक्वेशन सी कह रखा है, और अभी मीडियम के केस में जो इक्वेशन फाइनल हमारे पास आई है उसको इक्वेशन डी कह दिया है। तो जो इक्वेशन डी है इसको इक्वेशन सी के साथ आप डिवाइड कर दें। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन सी नहीं है, डिवाइडिंग इक्वेशन डी बाय इक्वेशन सी, यानी वैक्यूम वाली जो इक्वेशन है वो नीचे आएगी और मीडियम वाली जो इक्वेशन है वो ऊपर रहेगी। तो इक्वेशन डी की जो लेफ्ट हैंड साइड है सी मीडियम डिवाइड बाय इक्वेशन सी की लेफ्ट हैंड साइड सी वैक। इसी तरह से इक्वेशन डी की राइट हैंड साइड डिवाइड बाय इक्वेशन सी की राइट हैंड साइड। अब आप गौर करें तो ये दो फ्रैक्शंस हैं जो एक दूसरे को डिवाइड कर रही हैं, बीच में एक डिवाइडिंग लाइन मौजूद है, एक ऊपर फ्रैक्शन है एक नीचे फ्रैक्शन है। अब इसका हल क्या है, तो मैथ में आपने सीख रखा है कि डिवीजन को बदल दें। अगर हम मल्टीप्लिकेशन में तो जो नीचे वाली फ्रैक्शन है वो इन्वर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है, डी ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए जो है वो नीचे आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर को हमने इन्वर्स कर लिया। अब अगर आप गौर करें तो कुछ चीज़ें जो है वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। डी डी के क्रॉस में कैंसिल हो जाएगा, ए के क्रॉस में कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के क्रॉस में कैंसिल हो जाएगा। जिनकी मैथ अच्छी है ये काम वो ऊपर भी कर सकते हैं, उससे एप्सिलॉन ए ऊपर भी एप्सिलॉन ए के साथ कैंसिल, डी दोनों ऊपर भी और नीचे भी डिनोमिनेटर में तो कैंसिल कैंसिल। तो जिनका मैथ अच्छा है वो ऊपर भी ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक स्टेप बढ़ा लें और जैसे नोट्स में शो किया ऐसे भी आप कर सकते हैं। एक चीज़ बच गई है, बाकी सारी चीज़ें राइट हैंड साइड पे कैंसिल हो गई हैं। जो बचा है वो एप्सिलॉन और है, और एप्सिलॉन और क्या था, रिलेटिव परमिटिविटी थी। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी की एक डेफिनेशन मिल गई है। एप्सिलॉन और को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएँ तो सिर्फ जगह बदल लें तो एप्सिलॉन और इज़ इक्वल टू सी मीडियम ओवर सी वैक, या सी मीडियम की जो रेशो है टू सी वैक वो इक्वल है एप्सिलॉन और के, जो कि रिलेटिव परमिटिविटी है उसकी। यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन मिल गई। तो एप्सिलॉन और इक्वल्स टू सी मीडियम बाय सी वैक इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। वैसे भी हम जानते हैं, इस चैप्टर के शुरू में भी पढ़ा था, एप्सिलॉन और रिलेटिव परमिटिविटी है। इसके दो और नाम भी हैं, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं या इसको स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी कहते हैं। अब दो नाम और आपने जान लिए, कोई भी नाम पूछ लिया जाए तो आपने यही आपने इसको डिफाइन करना है और इसकी यही रेशो आपने लिखनी है। तो तीनों नाम आपको आने चाहिए, रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। डिफाइन करें तो राइट हैंड साइड को देखकर डिफाइन किया जाएगा ना। तो राइट हैंड साइड पे क्या है, सी मीडियम बाय सी वैक। सी मीडियम क्या है, कैपेसिटेंस है उस केस में जब मीडियम मौजूद है, डाइलेक्ट्रिक मौजूद है। सी वैक क्या है, सी वैक का ये कैपेसिटेंस है उस केस में जब वैक्यूम मौजूद है। तो हम फिर इसको डिफाइन करें, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, रेशो है कैपेसिटेंस की जब डाइलेक्ट्रिक मौजूद है टू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर जब एयर मौजूद है या वैक्यूम मौजूद है। तो ये इस तरह से एप्सिलॉन और हमने डिफाइन कर लिया। यहाँ पे ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो को लाइक करना है, फेलोज के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।